हेलो डियर स्टूडेंट। वन क्वेश्चन वन डे सीरीज में आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है। इसमें हमने मेंस का क्वेश्चन की जो हम प्रैक्टिस करते हैं डेली, एक क्वेश्चन को कम से कम दिन भर में समझने की, उसकी स्ट्रक्चरिंग करने की, उसके कीवर्ड समझने की। तो ये हमारा 26 डे है और 26 ही क्वेश्चन है। तो आज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारे मेनली कहीं ना कहीं मेंस में पूछे हुए हैं, जिसमें हमारा 2020 5 के हमने 8 क्वेश्चन है। स्पेशली पॉलिटी का सेशन चल रहा है, तो पॉलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद अदर जैसे गवर्नेंस से, सिक्योरिटी से, सोसाइटी से, उस पर भी करेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरा किसका, यूपीएससी का। यूपीएससी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है जीएस 2 से क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा, लेकिन इस कंटेंट को विद इन 150 वर्ड आपको लिखना है। तो वही है कि 150 वर्ड आप कैसे लिखेंगे विद अ सर्टेन टाइम फ्रेमवर्क। 7 से 8 मिनट में आपको लिखना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द ड्यूटी ऑफ कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इज नॉट अ merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety कमेंट। ये सीधा सा कह रहा है। आंसर 150 वर्ड में लिख रहे हैं। हिंदी में कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि उसकी उपयुक्तता औचित्य की भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी कीजिए। सीधा कह रहा है कि वो एक्सपेंडिचर की जो भी व्यय हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उनकी वैधता लीगलिटी के अलावा उनकी औचित्य, वो क्या सही पर्पज से खर्च हो रहा है, ये भी बताना है। तो सीधा है कि ये हमारा क्वेश्चन सीधा कैग के फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन क्या क्या है कैग के, दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल सर्टेन आर्टिकल है, उनमें मेंशन किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 148 से लेके 159, दैट इज मेंशन अबाउट द कैग फंक्शन एंड ऑफिस ऑफ द कैग। ये सारे मुझे यहाँ पे, तो मैं अगर देखूं तो ये मैं सर्टेन बुक पढ़ के हो जाएगा, लेकिन यही है कि उसे मुझे कैसे करना है। तो सीधा सा कमेंट पूछा है। कमेंट का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे कैग के बारे में बताना है। अगर इंट्रो लिखूंगा कैग, तो कैग का मैं सबसे पहले कैग का इंट्रो दूंगा कि जो कैग है दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 148 151 तक। कैग के सारे फंक्शन मेंशन है, कैग का ऑफिस मेंशन है। जो कैग क्या क्या किया जाता है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स का गार्जियन भी ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ से सीधा सा मैं इंट्रो यहाँ से कर लूंगा। यहाँ से मेरा एक इंट्रो निकलेगा। फिर उसके बाद मुझे बताना है कि कैग कैसे जो इंश्योर करता है लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर को। फिर मुझे बताना है कैसे प्रॉपरिटी को कैसे इंश्योर करता है। फिर उसके क्या चैलेंजेस बता देने, और फिर उसे मुझे वे फॉरवर्ड बता देने। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो इंट्रो में सबसे पहले मैं देखता हूँ इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन। इंट्रो में मेरे कीवर्ड, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे इंट्रो में लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में मेरे आर्टिकल सबसे पहले मेंशन होना चाहिए कौन से, 148 से लेके 151। मुझे आर्टिकल सारे नहीं लिखने हैं, बस ये लिखना है कि इनकी रेंज में वो स्पेसिफिक कैग या एक आर्टिकल मेंशन कर सकते हो, ये कर सकते हो। और एक वर्ड और आ जाएगा कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स का भी कैग को गार्जियन कहा जाता है। तो वहां से कैग की लीगलिटी भी तय हो जाएगी कि पब्लिक पर्स की लीगलिटी क्या है, कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स है जो इंश्योर करता है कि पब्लिक मनी शैल बी स्पेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। और इसमें लिख सकता हूँ टू, क्या इंश्योर करता है, इंश्योर द पब्लिक मनी
पीपल मनी या पब्लिक मनी, पीपल मनी, पीपल मनी shall be spent, shall be spent अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। ये सारी चीज़ें मुझे लिखना है यहाँ से अपने उसमें कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 टू 159 क्या क्या है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स है, विच इंश्योर द पीपल मनी शैल बी स्पेंट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। ये मेरा सीधा सा यहाँ से 2 या 3 लाइन का, मैक्सिमम 3 या 3.5 या 4 लाइन का इंट्रो हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। कैग है क्या, उसने पूछा नहीं है, तो ये मेरा इंट्रो। इंट्रो के बाद मुझे आना है सीधा किस पे, दैट इज मेरा बॉडी पार्ट पे। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में दूसरा हो गया कि हाउ कैग कैसे इंश्योर करता है, कैग इंश्योर लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को कैसे इंश्योर करता है। तो पहली मेरी हेडिंग होगी क्या, फर्स्ट हेडिंग होगी कैग इंश्योर द लीगलिटी ऑफ मनी, लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके लिए पहली हेडिंग मैंने लिखी कि कैग लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर को कैसे इंश्योर करता है। तो पहला पॉइंट होगा मेरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मिनिमम 5 पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखने। तो पहला है कि चेक लगाता है किस पे, गवर्नमेंट जो हमारी, वेदर एक्सपेंडिचर ऑथराइज्ड विद इन द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। तो चेक जो एक्सपेंडिचर होता है, वेदर, सीधा लिखता हूँ, वेदर द मनी या एक्सपेंडिचर authorized within the limit of parliament और स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ से मैं पहला पॉइंट मुझे मिला, उसका पहला क्या है कि वो चेक करता है, चेक लगाता है कि जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं विद इन द लिमिट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को के विद इन द एम्बिट है या नहीं है, या उससे ज़्यादा भी है। ये सारा उनका जो उन्होंने ग्रांट विद इन द ग्रांट दी है, उसके स्कोप ऑफ द ग्रांट और जो भी लोन वगैरह उसमें उसके अनुसार है कि नहीं है, ये सारा हमारा कैग डिसाइड करता है। फिर हमारा है कि वेरीफाई द कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लिख सकते हैं कि वेरीफाई करता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है विद इन द कंप्लायंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ग्रांट मिलते, कट मोशन है, उनके अनुसार है कि नहीं है। तो जिसमें हम कह सकते हैं लॉ, रूल, रेगुलेशन, इसमें कि जो हमारे रूल हैं, लॉ हैं, रेगुलेशन है, इनके विद इन लिमिट एम्बिट ही खर्च हो रहा है कि अदर पर्पज से भी खर्च हो रहा है, ये दूसरा उसका काम हो जाता है टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर। फिर हम लिख सकते हैं इसमें क्या, टू टू इंश्योर द, इसमें पॉइंट बनेगा टू इंश्योर द, या हम लिख सकते हैं कि टू डिडक्ट, ऐसे नहीं, टू डिडक्ट द इरेगुलरिटीज ऑफ फाइनेंस जो भी खर्च हो रहा है उसकी इरेगुलरिटीज, उसके करप्शन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ करप्शन स्कीम वगैरह को भी पता करता है कि करप्शन तो नहीं हो रहा, स्कीम वगैरह तो नहीं हो रहा रिगार्डिंग ए सर्टेन एक्सपेंडिचर। फिर उसके अलावा हम लिख सकते हैं विद इन अप्रूवल बजट, इंश्योर करता है क्या कि विद इन अप्रूवल बजट है, इंश्योर द एक्सपेंडिचर विद इन इंश्योर द एक्सपेंडिचर विद इन बजट और अप्रोप्रिएशन बिल,
बजट और एप्रोप्रिएशन बिल। यहाँ पे सीधा सा है कि वो ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो विद इन द एप्रोप्रिएशन बिल है, या जो हमने बजट में पैसा पास किया है उसके अनुसार सर्टेन स्कीम या सर्टेन सेक्टर के लिए उसी के अनुसार है, कि उससे ज़्यादा भी इसमें है, इसमें स्कीम तो वगैरह कुछ है नहीं, ये भी इंश्योर करता है। और लास्ट में लिख सकते हैं कि इंश्योर द पब्लिक मनी किसके लिए खर्च हो रहा था, इंश्योर द पब्लिक मनी किसके लिए, पब्लिक के लिए हो रहा है। इंश्योर द पब्लिक मनी किसके लिए, स्पेंड फॉर द पब्लिक पर्पजेस या पब्लिक पर्पजेस, पब्लिक वेलफेयर के लिए स्पेंड हो रहा है कि नहीं, पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज के लिए हो रहा है कि वो अदर पर्पजेस के लिए हो रहा है। ये सारे 4 से पॉइंट हैं। तो सीधी सी बात है, अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए भी पैसा खर्च हो सकता है, या फिर इरेगुलरिटीज ऑडिटिंग वगैरह इरेगुलरिटी पाई जाती है वो सारी चेक करता है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को इंश्योर करता है। पहला तो कि एक्सपेंडिचर विद इन द लिमिट है, ऑथराइज्ड लिमिट है, ये हो गया। और जो वेरीफाई कंप्लायंस जो करता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन में रह के जो इसके फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें हम आर्टिकल 149 को मेंशन कर सकते हैं, और वो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ये भी हम इसमें 151 का भी इसमें लिख सकते हैं, और पॉइंट लिख सकते हैं। आर्टिकल 149 को मैं लिख सकता हूँ, आर्टिकल 151 भी, ये सारे आर्टिकल मैं इसमें डाल सकता हूँ इसका बहुत क्वालिटी इनरिचमेंट करने के लिए। और इरेगुलरिटीज जो भी रिलेटिव टू एक्सपेंडिचर है फाइनेंस, उसको भी पता करता है। और इंश्योर द एक्सपेंडिचर विद इन द बजट लिमिट में खर्च किए गए हैं, विद इन द एप्रोप्रिएशन बिल है उसमें लिमिट में खर्च किए गए हैं। और लास्ट है कि जो पैसा पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है, तो वो पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए किया गया है, अदर इरेगुलरिटीज वगैरह तो नहीं हुए। ये सारे कह के यहाँ से हमें मिल रहा है कि क्या क्या इंश्योर करता है। ये हमारी पहली हेडिंग यहाँ से खत्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पहली हेडिंग का मेरा काम हो जाता है। अब मेरी दूसरी हेडिंग क्या आती है कि कैग इंश्योर द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे करता है, बॉडी में ही है। पहला तो मैंने बता दिया कि कैसे वो इंश्योर करता है एक्सपेंडिचर को। अब दूसरा मेरा आता है कि दूसरा मेरा क्या है, क्वेश्चन की अगर तरफ मुड़ूं, तो दूसरा क्या है कि प्रॉपरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर को कैसे इंश्योर करता है। लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर तो मैंने बता दी, बट एल्सो भी पूछा है उसने, एल्सो प्रॉपर्टी को कैसे करता है। तो दूसरी हेडिंग मेरी यहाँ से यही होगी, कैग इंश्योर द, यहाँ पे मैं सीधा सा जो वर्ड वहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, ये वाला प्रॉपरिटी, या दूसरे शब्द पे उपयुक्तता, ये मुझे लिखना है। प्रॉपरिटी, PROPRIETY, प्रॉपरिटी। तो कैग कैसे प्रॉपरिटी उसकी उपयोगिता को इंश्योर करता है कि जो पैसा खर्च हुआ है बिल्कुल विद इन द प्रॉपरिटी फ्रेमवर्क में ही खर्च हुआ है, ये हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट, यहाँ से भी 4 से 5 पॉइंट हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि क्या एग्जामिन करता है कि जो पब्लिक का पैसा है पब्लिक पर इफिशिएंटली इफेक्टिवली खर्च हुआ है कि नहीं। तो टू एग्जामिन वेदर पब्लिक मनी इज स्पेंट, वो एग्जामिन करता है किसका, पब्लिक मनी का, पब्लिक मनी कि वो इफेक्टिवली खर्च हुआ है, इफेक्टिवली, आल्दो हम इस पॉइंट को उधर भी ले, इफेक्टिवली खर्च हुआ है फॉर द पब्लिक पर्पजेस, पब्लिक पर्पजेस से खर्च हुआ है, ये सीधी सी एग्जामिन करता है। पहला पॉइंट मेरा यहाँ से हो जाएगा, आल्दो इसको मेंशन वहाँ कर दिया तो यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पहला ये समझ ले पॉइंट इसी एरिया का है, उसका कम है। दूसरा है कि आइडेंटिफाई करता है वेस्टफुल, आइडेंटिफाई वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी, मनी का इरेगुलरिटीज ऑफ मनी,
मनी हमने कहाँ-कहाँ पे वेस्ट किया है, सीधी-सी बात है, पार्लियामेंट की स्कीम है, करना किसी में था, करना और कहीं कर दिया, तो उसका वेस्टेज ऑफ मनी को भी वो आइडेंटिफ़ाई करता है कैग। फिर क्या कहता है कि फिर वो क्या कह रहा है कि तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, कैग क्या कंडक्ट करता है, कैग कंडक्ट कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब कि जो हमने स्कीम पे पैसा खर्च किया, उसकी ऑडिटिंग की, तो उसका कोई आउटकम या परफॉर्मेंस आया कि नहीं आया, तो ये भी उससे यहाँ से तय कर देता है क्या प्रॉपर्टी, और उसकी स्कीम की जो पैसा हमने जिस स्कीम पे खर्च किया है उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ से पता चल जाती है कि पैसा हमारा किस पर्पज़ से खर्च किया है या नहीं किया है। फिर आता है कि लास्ट में एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि एक रिकमेंडेशन देता है, प्रोवाइड द रिकमेंडेशन, प्रोवाइड द रिकमेंडेशन कि इस पैसे को किस तरीके से प्रॉपर यूज कर सकते हैं, ऑल्दो रिकमेंडेशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं है, कि इसको सिस्टम में पैसे को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे लूप होल्स वगैरह हैं उनको कम कर सकते हैं, और प्रमोट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं, या लिख सकते हैं आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई लूप होल्स इन द सिस्टम, लूप होल्स को करता है, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तय करता है, जो भी सर्टेन सेक्टर या कहें दूसरे शब्दों में मिनिस्ट्री है उसकी, या जहाँ पे भी पैसा एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा है उसकी। तो ये सारे पॉइंट हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, आइडेंटिफाई वेस्ट मनी, और उनकी लूप होल्स पता करता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी तय करता है, रिकमेंडेशन देता है कि इसके जो भी वेस्टेज ऑफ मनी है उसको ऐसे नहीं, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर उसके हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि कैग के पास चैलेंजेस क्या है। क्या क्वेश्चन आएगा कि कैग के पास चैलेंजेस क्या है, कि कैग क्यों इफेक्टिव नहीं है। तो पहला चैलेंजेस है, अब यहाँ पे हम सीधे सिग्निफिकेंस अगर लिखें, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से हम लिखना चाहें, क्योंकि उसने एग्जामिन वर्ड यूज़ किया था, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ द कैग, सिग्निफिकेंस ऑफ कैग, सिग्निफिकेंस कैग। तो यहाँ से सीधी बात है, मुझे शॉर्ट में जितने वर्ड हो सके उतने लिख सकता हूँ मैं। पहला तो सिग्निफिकेंस यही है कि अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लाता है, अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी लाता है किसमें, गवर्नेंस में, गवर्नेंस में। और दूसरा क्या है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई वेस्टेज ऑफ मनी, मनी जो पैसा मेरा वेस्टेज हुआ है उसको आइडेंटिफाई भी करता है कौन, कैग। शॉर्ट में लिखना है जितना शॉर्ट हो सके, क्योंकि ये पोर्शन उसने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो जस्ट एज अ लीडिंग स्टेटमेंट हमें यहाँ से लिखना है। और क्या करता है, करप्शन को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट द करप्शन, डिटेक्ट करप्शन या मिसयूज ऑफ फंड को भी डिटेक्ट करता है, और पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करता है, पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ावा देता है, पब्लिक ट्रस्ट, और वर्क एज ए कैसे, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक फंड का गार्जियन भी है पब्लिक फंड। इसके लिए भी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ कैग। वैसे ऑल दो हमने यहाँ पे ही लिख दिया, क्योंकि 4 से 5 सिग्निफिकेंस हैं। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट की ऑडिटिंग भी करता है, ऑडिटिंग करता है, ऑडिटिंग ऑडिट भी करता है, ये सारे करप्शन को कम करता है। 4 से 5 पॉइंट हमने, 6 पॉइंट अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को भी बढ़ाता है, इफिशियंसी को भी बढ़ाता है। ये सारे पॉइंट है। जनरल पब्लिक
फंड का एक तरह का गार्जन है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ाता है, डिडक्ट करप्शन को डिडक्ट करता है, आइडेंटिफाई वेस्टेज ऑफ मनी, कहाँ पैसा गलत लगा है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस बढ़ाता है। ये सारे पॉइंट हम सिग्निफिकेंस ऑफ द कैग में डाल सकते हैं। बड़ा शॉर्ट में लिखना है क्योंकि 1 से 50 वर्ड है, एग्जाम में पूछा है तो हमें थोड़े थोड़े वर्ड सारे मेंशन कर सकते हैं। फिर चैलेंज एंड लिमिटेशन ऑफ द कैग, चैलेंजेस और लिमिटेशन, क्यों कमेंट पूछा है उसने, वो एग्जाम में पूछा है, तो चैलेंज एंड लिमिटेशन ऑफ द कैग, चैलेंजेस क्या है एंड लिमिटेशन ऑफ कैग। पहला तो इसका चैलेंजेस यही है कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है। रिकमेंडेशन कैसी है, नॉन बाइंडिंग। और इसका जो ऑडिटिंग है वो आफ्टर द पैसा खर्च हो जाता है, तो सीधी सी बात है जो ऑडिटिंग करता है एक्स एक्स फैक्टो ऑडिटिंग है इसकी, एक्स फैक्टो, एक्स फैक्टो ऑडिटिंग, ऑडिटिंग है कि पैसा खर्च हो गया उसके बाद इसे ऑडिटिंग कर रहा है, तो इसे एक्स फैक्टो ऑडिटिंग है। और इसकी डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिलेड इन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, एक्सपेक्ट ऑडिटिंग है इसकी, और जिसकी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाती है, तो उस वो कह सकते हैं कि ये भी इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसकी जो ऑडिटिंग है जो लिमिटेड है, लिमिटेड ऑडिटिंग, लिमिटेड ऑडिटिंग है। लिमिटेड ऑडिटिंग का सीधा सा मतलब है कुछ प्राइवेट सेक्टर है उनको ऑडिट नहीं करता है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं उनको भी ऑडिटिंग नहीं करता है। तो यहाँ से है कि इसकी जो ऑडिटिंग पावर है वो भी लिमिटेड है, एक सर्टेन सेक्टर में भी कर सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन करती है समय समय पे। नॉन इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रिकमेंडेशन वगैरह भी नहीं कर सकता। ये सारे 4 से 5 पॉइंट इसमें है। और एक सकते हैं शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा इनके पास ऑडिटिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सारे पॉइंट में हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखे कि रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होती है इसकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी एक्स फैक्टो ऑडिटिंग करता है, तो आफ्टर द जो हमारा मनी है वो एक्सपेक्ट खर्च होने के बाद, कि खर्च हो गया उसके बाद हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, कि इन्वेस्टमेंट हो गया पैसा उसके बाद ऑडिटिंग कर रहे हैं एक्सपेक्टो। देन डिलेड इन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इसकी जो रिपोर्ट है बहुत लेट आती है। देन है कि लिमिटेड ऑडिटिंग पावर इसकी लिमिटेड है, जैसे प्राइवेट सेक्टर को नहीं करता है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को भी नहीं करता है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, स्टाफ बहुत कम है इसके पास, और अंडर डेव इनकी सीधी सी कह सकते हैं हम टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, वीकनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल, इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है। तो अब आ जाता है कि वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड एग्जाम में पूछा इसलिए हम इस पे लिखते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में सबसे पहले क्या है कि स्ट्रेंथिंग द कैग को हम स्ट्रेंथिंग करें। सबसे पहले कैग को कैसे स्ट्रेंथिंग करेंगे, पहला हमें ये कि इंश्योर द टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, इंश्योर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, कि इंश्योर करें कि हमारी रिपोर्ट विद इन टाइम फ्रेमवर्क, पहले बता दें कि 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन में रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए कैग की, जिससे क्या है कि हम प्रॉपर ऑडिटिंग हो जाए, ज़्यादा डिलेड ना हो, पहला। और इसकी जो रिकमेंडेशन है टाइम बाउंडिंग बनानी चाहिए, रिकमेंडेशन टाइम बाउंडिंग मैनर में होनी चाहिए, जिससे क्या होगा पब्लिक का जो ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है कैग का, वो बढ़ेगा। अभी तो पता है ना कि कैग अगर ऑडिटिंग कर भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसने जो रिपोर्ट दी है, ऑडिटिंग की है, वो बाइंडिंग ही नहीं है, सरकार माने या ना माने, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होना है उसका। एक तरह का यही हो गया ना कि चेक करके
अगर पता भी कर लिया कि लीकेज यहाँ हुआ है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, किसी का कोई उसकी रिकमेंडेशंस मानी नहीं और उसकी लिमिटेशन है को वो, और इसका स्कोप ऑफ ऑडिटिंग भी बढ़ाना चाहिए। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग है, इसका ऑडिटिंग का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर या स्पेशल पर्पस व्हीकल, प्राइवेट सेक्टर या स्पेशल पर्पस व्हीकल जो एसपीवी हमने बोला उसमें भी इसको देना चाहिए, जिससे क्या है कि इसका दायरा बढ़ेगा तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी जो भी एजेंसी हैं उनकी। ये 3 से 4 पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि उसकी ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करनी चाहिए, इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिजिटल या टेक्नोलॉजी का यूज करके, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ा देना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं इसमें। और इंक्रीज द स्टाफ को बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो। ये सारे काम इसके 4 से 5 वे फॉरवर्ड में। और लास्ट में हम इसका कर देंगे कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड में क्या देखा, टाइमली सबमिशन होना चाहिए उसकी रिपोर्ट का, रिकमेंडेशन उसकी टाइम बाउंड होने चाहिए, और इसमें एक्सपेक्ट फोटो ऑडिटिंग थी उसको भी कर सकते हैं कि ऑडिटिंग उसकी बहुत जल्दी होनी चाहिए। देन स्कोप ऑफ ऑडिटिंग भी बढ़ा देना चाहिए हमें, जैसे प्राइवेट सेक्टर में या स्पेशल पर्पस व्हीकल में, और उसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के डिजिटल का प्रयोग करना चाहिए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, और स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ा देनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए टू स्ट्रेंथन द कैग को स्ट्रेंथन बनाने के लिए। लास्ट में हमें लिखना है इसका कंक्लूजन। तो हाउ टू राइट ए कंक्लूजन, कंक्लूजन में सीधा सा हमें क्या लिखना है कि कैग इज नॉट मियरली अकाउंटेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, मियरली अकाउंटेंट गवर्नमेंट का नहीं है, बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। सीधा सा लिखना है हमें कि कैग मियरली इज नॉट मियरली अकाउंटेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, अकाउंटेंट ऑफ गवर्नमेंट, merely CAG is not merely accountant of government, but the watchdog of financial सिस्टम, फाइनेंशियल जो हमारा सिस्टम है उसका वॉचडॉग है। तो हमें इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, या दूसरे शब्द में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, वॉचडॉग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का एक की वर्ड है वॉचडॉग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, और फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक पर्स भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं इट इंश्योर द एवरी रुपीज स्पेंट लीगली, इकोनॉमिकली और इफिशिएंटली। ये इंश्योर करता है कि क्या, इंश्योर करता है कि हमारा एक एक पैसा, इंश्योर द एवरी रुपीज shall be spent लीगली, ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक का पैसा खर्च होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं कि वैसे तो इंट्रो 2-3 लाइन में यहीं ख़त्म हो जाएगा आपका, और लिखना चाहो तो अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो कि गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, और जिसमें हम सेकंड एआरसी की भी रिपोर्ट डाल सकते हैं कि इट इंश्योर द एवरी रुपीज स्पेंट लीगली, इकोनॉमिकली, इफिशिएंटली टू मेंटेन अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लास्ट में और लिख सकते हो तो लिख सकते हो टू मेंटेन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और क्या लिख सकते, गुड गवर्नेंस भी लिख सकते हो, टू मेंटेन गुड गवर्नेंस, ऐसे करके इनको आप
वर्ड को आपस में पिरो के कोई से वर्ड जो अच्छा लगे आपको, कि कैग इज़ नॉट मेयरली अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, अकाउंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट का एक तरीके का अकाउंट नहीं है, लेकिन वो क्या है, वॉचडॉग ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ से एक लाइन हो जाएगी। और लिख सकते हो कि कैग किस लिए, कैग द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैग टू मेंटेन द लार्ज पब्लिक ट्रस्ट एंड गुड गवर्नेंस। यहाँ से हमारा सीधा सा ये हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म यहीं पे।